बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि रऊफ क्लास्ट्रा यूएसए से टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि दिसंबर की सर्द शामें सियासी दर्जा हरारत को कम न कर सकी, हुकूमत ऑपोजिशन में तनाव बढ़ने लगा। नवाज शरीफ अडयाला से कोट लखपत मुंतकिल कर दिए गए। नून लीग के रहनुमाओं ने इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें तेज करने का ऐलान कर दिया। अलीमा खान, अलीम खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया गया, जबकि पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के हवाले से जीआईटी के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल मजीद किस जानिब बढ़ सकती है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और मलिक रियाज के ट्राइका के हवाले से जीआईटी में हौलनाक इंकिशाफात के बाद क्या सूबा सिंध में गवर्नर राज का जवाब पैदा हो गया है। प्रोग्राम मुकाबिल में 7 माह पहले आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन अनवर मजीद और जाली बैंक अकाउंट्स में 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की स्टोरी ही ब्रेक की गई थी, जिसकी मजीद खौफनाक डिटेल्स अब जीआईटी रिपोर्ट में सामने आ गई हैं। हर हुकूमत के बड़े स्कैंडल्स में मुलविस रहने वाले आरिफ हबीब की भी जीआईटी रिपोर्ट में गूंज। आरिफ हबीब हैं कौन और इनसे मुताल्लिक क्या खौफनाक इंकिशाफात किए गए हैं, ये तो आपके सामने हम रखेंगे। मगर इसके साथ साथ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को फवायद देने के लिए अपने इख्तियारात का किस तरह से नाजायज इस्तेमाल किया और क्या अब मुराद अली शाह भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हबीब बैंक लिमिटेड में 12 अरब रुपए का बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि पकड़ा गया। इस स्कैंडल में कौन कौन मुलविस है, इसकी भी अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सियासी दर्जा हरारत की बात तो करेंगे, मगर आमिर साहब अभी से थोड़ी देर पहले जो बड़ी अफसोसनाक खबर आई है कराची से, अली रजा आब्दी जो है उनके हवाले से बड़ी दिल खराश है वो मालूमात जो सामने आ रही हैं। मेरे लिए और रऊफ क्लास्ट्रा साहब के लिए भी मेरा ख्याल एक झटका है, क्योंकि हमारा उनसे ज़ाती ताल्लुक भी था। वो मेरा ख्याल पार्लियामेंट के आर्टिकुलेट तरीन और दलेर तरीन साबिक MNAs में थे, और कई दफ़ा उनके ख़यालात जो उनके व्यूज़ थे वो थोड़े से एक्सट्रीम पे चले जाते थे, मुआशरे के मुतल्लिक, मज़हब के मुतल्लिक, इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, हुकूमतों के मुतल्लिक, और कई दफ़ा उनसे डिसएग्रीमेंट ज़रूर होता था, मगर वो एक दलेरी से बरमला उसका इजहार भी करते थे और ज़ोर से ज़्यादा करते थे, यहाँ तक कि उनके दोस्त कई दफ़ा उनको समझाते भी थे। मगर वो अपनी नौयत के करबलाई से आदमी थे जिनको परवाह नहीं थी किसी किस्म की भी। और अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, उन पे हमला किया गया है, फायरिंग के नतीजे में वो जाँ बहक हुए हैं, तो अभी ये इतला आएगी, तफ्तीश होगी कि किसने क्या किया है। उम्मीद ये सिर्फ की जाती है कि उनका जिसने भी उनको ये गोलियां मारी हैं, इसका ताल्लुक कोई उनके ख्यालात या उनके व्यूज से नहीं है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। और ये क्योंकि अगर पाकिस्तान में अपने ये ख्यालात होने पे, डिसेंट होने में ये सिलसिला अगर चल गया, तो ये पाकिस्तान आज 25 दिसंबर है, कायदे आज़म की क्रिसमस भी है, कायदे आज़म की सालगिरह भी है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बिल्कुल भी बात नहीं होगी। और हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि इंडिया जो कि पहले बड़ा प्राइड इन चीज़ों पे लेता था, वहाँ पे डिसेंट नहीं रहेगी, वहाँ लिंचिंग हो रही है, वहाँ आवाज़ को दबाया जाता है। और हम इस चैनल पे बड़ी दफ़ा कहते हैं कि हम बिल्कुल भी कोई डर नहीं होता हमें बात करते हुए। तो वो अगर इस तरह की जब खबरें आती हैं तो ये फिर हमारे उस चीज़ को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे मुस्बत जो चीज़ पाकिस्तान में हुई है वो ये है कि हमारे यहाँ बड़ी वो मुख्तलिफ आरा हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, पर हमारे यहाँ एक डिबेट हो रही है, एक डिस्कोर्स जारी है जिसमें कोई होली काऊ नहीं रह गई भी है, कोई ऐसे लोग तबके नहीं रह गए जिनके मुतल्लिक बात नहीं हो सकती। जहाँ बात होगी वहाँ सलूशन भी निकलेगा। और जिस मुल्क और मुआशरे और रियासत में बात नहीं हो सकती और लोग अपने इख्तलाफ नहीं कर सकते और डिसेंट का इजहार नहीं कर सकते, उन मुआशरों का मुस्तकबिल नहीं होता। ये हम सियासत पे लोकल बात करेंगे, मगर ये एकदम से खबर आई है और ये बड़ी ज़ाती तौर पे भी तकलीफ दे है, मुल्क के लिए भी है। तो क्लास साहब आप पहले इस पर कुछ अपने इजहार कर लें ख्यालात का, उसके बाद सियासत में बात करते हैं। जी आमिर, जैसे आपने कहा, मेरे लिए भी बड़ा एक इंतहाई किस्मत में शॉकिंग ये खबर है, क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ, 2-3 दफा मुलाकात हुई थी, और मुझे कहने दें कि जो पाकिस्तान के बड़े डिसेंट, अच्छे पढ़े लिखे, जो मुहज़्ज़ब मैं कहता हूँ,
कोई पार्लियामेंटेरियन MNA थे, उनमें से थे, बल्कि मैं क्योंकि उसमें आप कह लें कि इवन MQM के रैंक्स में से वो ऐसे बंदे थे जिनसे बात हो सकती थी, जिनसे मकालमा हो सकता था, जो उनको ट्विटर पे भी मैं फॉलो करता रहा हूँ। मैं बल्कि थोड़ी देर पहले ट्विटर पे देख रहा था, 3 घंटे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। तो वह मेरा ख्याल है आज का जितना सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, गाली गलोच आ जाती है, गुस्से में आ जाता है, बड़े सख्त लोग जवाब दे देते हैं, ये उनमें से रेयर ब्रीड थे कि जिनको सख्त बात जो थी वो इतने अच्छे पैराए में कहते थे और लॉजिक और उसको रीजन के साथ कहते थे कि अगला बंदा जो ठीक है उनसे एग्री नहीं करता होगा, लेकिन कम से कम आपके दिल में उनके लिए ऐसे जज्बात नहीं पैदा होते थे कि आपको उनसे चिढ़ आ जाए या आपको कुछ लगे। मुझे जाती तौर पर बड़ा ये उसका सदमा हुआ है। और जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से वो तनकीद कर रहे थे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही। तनकीद कौन नहीं करता? फिर एक पॉलिटिशियन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे बात करेगा, वो पॉलिटिकल सेटअप पे भी बात करेगा। वो MQM के हवाले से आपको याद होगा उनका अपना पर्टिकुलर एक उनका रोल था जब MQM पूरी बिखर रही थी और यहाँ पे टूट फूट का शिकार हो रही थी। और आप भी साहब मेरा ख्याल उन लोगों में से थे जो अपने ओरिजिन के साथ खड़े हुए थे। तनकीद भी होती थी, हम भी करते थे, दीगर लोग भी करते थे। आप उनको टीवी शोज में देखते थे आप भी साहब को, तो मेरा ख्याल कभी उस बंदे को MQM में से जो जितनी बड़ी लॉर्ड थी कि बाकी लोग जितने भी आते थे, जब ये उसके MQM के पीक की मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो आते थे वो अगले आके बंद को ब्रो बीट भी करते थे, बुलिंग भी करते थे। दीगर लोगों की मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, वो आके एंकर्स को डराते धमकाते भी थे या पैनलिस्ट बैठे होते तो उनको भी बड़ा सख्त कमेंट कर लेते थे। आप भी साहब की क्वालिटी थी कि मैंने इनके साथ कोई आके 3-4 शोज में मैं शरीक हुआ तो मैंने MQM पे भी तनकीद की, उनकी पॉलिसीज पे भी की, अल्ताफ हुसैन पे भी की, उस वक्त उनके साथ खड़े हुए थे। तो यकीन करें कि उन्होंने कभी वो कहते ना बिलो द बेल्ट बात नहीं की, अपना आर्गूमेंट दिया, मेरी बात पूरी सुनी, अपना उन्होंने जवाब पेश किया, अच्छे तरीके से पेश किया। तो मुझे एक आपने जैसे का सदमा हो रहा है कि आज के दिन हुआ ये काम कि आज जब 25 दिसंबर है, क्रिसमस का एक त्योहार भी है, कैद आजम की पैदाइश का दिन है, कैद आजम के हमारे फाउंडर ये फादर की पैदाइश का दिन है। और कराची जो हम समझते थे कि वहाँ पे एक ये पीस वापस आ गया है, वो टारगेटेड किलिंग खत्म हो गई हैं, वायलेंस तशद्दुद वो सारा खत्म हो गया है। ये कराची के लोगों के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि वो ये बड़े पॉपुलर थे। उनके मैंने जैसे कहा उनके व्यू से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो जो कुछ बिलीव करते थे उसको बड़े डिसेंट अच्छे और मैच्योर तरीके से उसको कन्वे करने की आप भी साहब में बड़ी क्वालिटी थी। ये बहुत बड़ा ये नुकसान है मेरा ख्याल है, पॉलिटिक्स के लिए नुकसान है, ये इवन कराची के लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। जो हमारे जैसे लोग हैं जो डिसेंट उस पर इंटरेक्शन पे बिलीव रखते हैं, डिबेट पे बिलीव रखते हैं, तो ऐसी बातें क्यों नहीं कह रहे थे। मैं कहता हूँ कि उनको ये कत्ल कर दिया जाता। वो एक अपना एक बयाना रखते थे, एक MNA थे। तो मुझे तो जैसे आमिर ने कहा एक बड़ा सदमा हुआ है। मैं उनसे मिला हुआ हूँ, उनसे मुलाकात, उनकी फैमिली के लिए माय हार्ट गोज आउट, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके दोस्त। तो बड़ा एक कराची को ब्लो हुआ है। बल्कि पाकिस्तान का जो एक इमेज बन रहा था पिछले बड़े अरसे से कि यहाँ पे टारगेटेड किलिंग खत्म हुई है, वायलेंस खत्म हुआ है, उसमें ये फौज का हमारी का किरदार था, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना किरदार किया, सियासतदानों ने उसमें अपना रोल प्ले किया और पूरे का कराची का बैलेंस था उसको कंट्रोल में लेके आए थे और उससे हमारा बड़ा ये पाकिस्तान का इमेज बड़ा अच्छा हुआ था। ये जो किलिंग हुई है ये मैंने जैसे कहा ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत बुरा एक ओमेन हुआ है, कराची के उस सुकून के लिए भी हुआ है। और ओवरऑल जो डिबेट का कल्चर था, जिनसे आमिर ने कहा कि हमें इंडिया से वो बड़े दोस्ताने देते थे कि शायद आप यहाँ वो कल्चर ऑफ डिबेट नहीं है, ये डिसेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो हमारे यहाँ वो चीजें बड़ी बेहतर हो गई थी। अब हम जैसे आमिर ने कहा बड़ी सख्त बात कह लेते हैं, हम अपनी अब एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करते हैं, अपने हम यहाँ पॉलिटिशियंस हों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, हमारी मन बात दफा कोई आर्मी की क़यादत से रिलेटेड कोई रीजनल इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज हों, उन पे हम खुल के बात करते हैं। एक हेल्थी सोसाइटी ऐसे ही बनती है, बातचीत करने से, तलाक करने से, वैलेंस से तो कहीं पे कोई उस पर नहीं होता। तो इट्स अ बिग ब्लो, ये ओवरऑल मेरा ख्याल इट्स बैड न्यूज। और मुझे जैसे आमिर ने कहा जाती तौर पर भी हमें एक अफसोस है, एक दुख है, एक नौजवान खूबसूरत एक हैंडसम बंदा जो डिलाक के बिलीव रखता था, जो अच्छी बात करता था, अपने हिसाब से लॉजिक और रीजन से बात करता था। आमिर की मुझे पता है कई दफा उनके साथ बहस हो जाती थी उनके व्यूज के हवाले से, मेरी कई दफा टीवी शोज में उनके साथ हो गई थी। लेकिन ये जो इस तरह का ये अफसोसनाक ये कल्चर आया है, अब ये नहीं पता, जैसे आमिर ने कहा इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये क्योंकि होता ये है कि जब आप लाइमलाइट में खड़े होते हैं पॉलिटिशियन इस तरीके से, तो कोई पता नहीं होता कौन सा ग्रुप जो है वो आपके डिसेंट का या आपके व्यूज का फायदा उठाते हुए
वो आपको एलिमिनेट कर देते हैं ताकि इल्ज़ाम जो है वो किसी कोई और फोर्सेस पे, कोई और एलिमेंट्स हैं, कुछ और फैक्टर्स हैं, उन पे लगे। बहरहाल वेट करते हैं आने वाले दिन में। मेरा ख्याल है वन ऑफ द ये बैड न्यूज़ के पाकिस्तान का जो साल था, आखिरी हफ्ता था हमारा, ये कोई अच्छी खबर देकर मैं नहीं जा रहा। बिल्कुल अच्छी खबरें बिल्कुल नहीं आ रही। आखिरी हफ्ता है इस साल का 2018 का। एक छोटी सी ब्रेक की जानी बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ चूंकि कराची के हवाले से भी बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम मुकाबिल ने याद रहे कि 7 माह पहले आसिफ अली जरदारी, उनके फ्रंटमैन अनवर मजीद और जाली बैंक अकाउंट्स में जो 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी, उससे मुतालिक JIT में भी अब हकायक और डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, वो तमाम तर अहम डिटेल अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक़ आमिर साहब हम मज़ीद बात वो उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में है कि वो बार बार कहते हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ कोल्ड विंटर। तो कोल्ड विंटर तो है, मगर सियासत गर्म जिस तरह आपने अपने बताइए में कहा हुई भी है, मगर कुछ लोगों के लिए बहुत कोल्ड है। नवाज शरीफ साहब के ख़ास तौर पे कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वो बने थे और उन्होंने लाहौर जाने की कहा कि यहाँ डियाला की बजाय मैं कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया जाए। और ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद इस दफ़ा वहाँ पे, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट में नहीं हैं और उनको कोई परवाह नहीं है, स्टेक्स नहीं है, तो वहाँ पे पता नहीं कितना बड़ा मजमा होगा और पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी द डे आफ्टर। तो कोई क़यामत तो क्या आनी थी, छोटा सा पटाखा भी नहीं चला। और टोटल इतना बड़ा लाहौर जहाँ से अभी भी उनकी मेजॉरिटी है और इतने 30 साल से वहाँ हुक्मरान रहे हैं, टोटल कोई 30-40 लोग थे और सिर्फ लाहौर की चुंगी के MPA सदीक भट्टी साहब वहाँ पे मौजूद थे जेल के बाहर। तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल ही सारा जो है नज़र आ रहा है कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि दोनों भाई जेल में हैं और आगे तलवारें लटक रही हैं। ये तो थी नून लीग की। इससे ज़्यादा बुरी खबरें आ रही हैं पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि ये जेल जा चुके हैं मगर उनके जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और 27 को बेनज़ीर साहबा की बरसी है और देखना ये है कि उस पर वो क्या रवैश अख्तियार करते हैं, क्योंकि 31 तारीख को 30 को या 31 को उनको बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, आसिफ अली जरदारी साहब को, उनकी हमशीरा को और मलिक रियाज को। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि इस JIT की रोशनी में आगे किस तरफ ये केस जाएगा, क्या होगा। और 27 को इनकी अगर बहुत ज़्यादा मज़ाहमत वाली वो नज़र आई तो उससे फैसले तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि जस्टिस पे, इंसाफ पे किए जाते हैं, मगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट और वो इस तरह का कई दफ़ा असरअंदाज होता है इन चीज़ों पे कि ये कैसे उसको देख रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का कोई केस नहीं आया। और कल भी हमने कहा था, दोबारा क्लास साहब आप सारी उम्र ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे हैं, मगर एहसान सादिक साहब ने और उनकी टीम ने जो 3 माह में ये रिपोर्ट जो जैसी बनाई है, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। इससे सारे पाकिस्तान का, हमारा रियासत पाकिस्तान खुल के सामने आ गई कि ये एक फसाड है। ये जिस इमरान खान साहब जिक्र करते रहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, अगर वेल्थ क्रिएशन इस तरीके से होनी है तो फिर ना ही की जाए तो बेहतर है। ये 70s में ऐसी नेशनलाइजेशन नहीं की गई है। इसके अंदर जिस तरीके से ये बिल्कुल माफिया की तरह गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, ठेकेदार, बिल्डर्स यूं मिलके ये गाय है जिसमें से कोई दूध नहीं रह गया, मगर उसको बिल्कुल उन्होंने निचोड़ के खोखला कर दिया हुआ है। तो ये एक सामने हमारा पूरा मुआशरा, हमारा स्ट्रक्चर, हमारी इंतज़ामिया, हमारी एग्जेक्टिव वो बिल्कुल एक्सपोज होके रह गई है इस केस के अंदर। और हेड्स ऑफ टू एहसान सादिक एंड हिज टीम के, उन्होंने 3 माह में ये साबित कर दिया है कि अगर नीयत हो
तो ये किया जा सकता है। ये बिल्कुल, ये मुझे, ये जर्नलिज्म की भी कमी रही है, ये तमाम इदारों की भी कमी रही है कि इस सारे नेटवर्क को, इस सारे स्ट्रक्चर्स को हम बेनकाब नहीं कर सके। ठीक है, हमारी लिमिटेशंस थी, पहले ये हुकूमतों में भी लिमिटेशंस थी कि क्योंकि FBI भी कंप्रोमाइज़ थी, FIA भी कंप्रोमाइज़ थी, NAB भी कंप्रोमाइज़ थी। तो जब अनकम्प्रोमाइज्ड होते हैं तो 3 माह में ये पूरा जो आ गया, ये आइंदा आने वाली नस्लों तक जो है पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब ये भुगतते रहेंगे, ये इसमें से निकल नहीं पाएंगे। ये बड़े खौफनाक इसका एविडेंस है। एविडेंस का स्केल सिर्फ थोड़ा सा बता दें कि इसमें क्योंकि मलिक रियाज साहब आ जाते हैं तो इसलिए ये रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। जनरली जो है बड़ी इसकी लॉपसाइडेड रिपोर्टिंग हो रही है, इक्का दुक्का दिखा रहे हैं। इसके अंदर लार्जली एक ट्रॉयका है जिसको दिखाया गया है कि उसके दरमियान में एक तरफ आसिफ अली जरदारी और उनका ख़ानदान है, दूसरी तरफ ओमनी ग्रुप है जो उन्होंने आगे एक फ्रंट कंपनी बनाई हुई थी, और तीसरे तरफ पे मलिक रियाज थे। ये तफसीलन इसको दिखाएंगे कि इस एक डायग्राम ने उन्होंने पूरा पाकिस्तान का वो एक्सप्लेन करके रख दिया है। इसको जो प्रोड्यूसर साहब जो इस डायग्राम को प्लीज़ ज़रा खुल के थोड़ी देर में दिखाइएगा। सिर्फ बता दूं इसका स्केल कि इसके अंदर इन्होंने JIT ने 885 लोगों को बुला के 767 जो है लोगों के इंटरव्यू किए। उसके बाद 11,500 बैंक अकाउंट्स में 924 अफराद को इन्वेस्टिगेट किया। 32 उन्होंने फेक अकाउंट्स निकाले। उसके अंदर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, जो कि मशकूक ट्रांजैक्शन जो कि पैसों की हुई थी वो 59 थी, और जो कैश ट्रांजैक्शन मशकूक थी वो 24,000 से भी ज़्यादा थी। और ये सारा जो स्ट्रक्चर था इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लास साहब, आप और हमारे लिए भी जो है माइंड बॉगलिंग है। तो अगर ये वो उस प्रोड्यूसर साहब हमारे दिखा दें वो जो ग्राफ बनाया हुआ है जो कि सारे इसको एक्सप्लेन करता है, तो इसमें आप देखेंगे कि आसिफ अली जरदारी, इसको रोक दें यहाँ पे, आसिफ अली जरदारी साहब इसके बिल्कुल दरमियान में हैं। और इसके अंदर दिखाया गया कि कैसे ये एक नेटवर्क पूरा बनाया गया था जिसके ज़रिए कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों से, बैरिया से, ओमनी ग्रुप से, उसके बाद सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ों से और बिल्डर्स से पैसे लिए जाते थे, और फेक अकाउंट्स 32 फेक अकाउंट्स बनाए गए थे, उनमें डाले जाते थे। उसी के अंदर जो है बैंक्स, सिंध बैंक्स ख़ास तौर पे 53 अरब रुपए का उसमें लोन लिया गया, जबकि उसके टोटल अपने हिसाब से बैंक के कोई 24 अरब रुपए थे। अपनी असासों से भी डबल जो है ना उनसे लोन लेके ओमनी ग्रुप में डाला गया, जो कि एक शेल कंपनी, जो इनकी अपनी बनाई हुई कंपनी थी। आसिफ जरदारी साहब ने एक फ्रंट कंपनी थी जिसके अंदर कोई 28 कंपनियां बनाई हुई थी, कोई शेल कंपनीज 23 बनाई हुई थी, फ्रंट कंपनीज बनाई हुई थी कंपनी। उसके बाद जो ज़मीनों से और सरकारी ठेकों से चीनी की, गन्ने की सब्सिडी से, और ये जो गरीब आदमी को सब्सिडीज़ ली गई थी उसके हवाले से वो पैसे लिए जाते थे, और सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में कट और किकबैक्स जो थी वो इन कंपनियों में जाता था। उसके बाद कंपनियों से ये एक हिस्सा जो था वो हुंडी के ज़रिए कोई 1.45 बिलियन जो था वो भेजा गया हवाला के ज़रिए, कोई 1 अरब रुपया है। ये या तो मुल्क से बाहर चला जाता था, ये मुल्क से बाहर जो मुल्क दिखाया गया है उसके अंदर कनाडा में, UK में और ये UAE में, सारी कम मुल्कों में ये जो जाया जाता था इनमें। उसके बाद ये जरदारी साहब के, जरदारी ग्रुप के अकाउंट्स में जाता था, और उसके बाद ये जो था इनके एसेट्स इनके बनते थे। बिलावल हाउस लिया गया, फार्म हाउसेस लिए गए, अपने कारोबार लिए गए। और दरमियान में क्रूशल किरदार है बैरिया टाउन का, कि बैरिया आइकॉन जो कि है जिसको कि अपनी कब्ज़े करके ज़मीनें ली गई, सरकारी ज़मीन भी और गैर सरकारी भी, और उस पर कमर्शियल करके उनके साथ 50% शेयर जो था वो आसिफ जरदारी साहब का था। वो जो बैरिया आइकॉन जो टावर बनाया जा रहा है कराची में, और 50% जो है वो बैरिया का था। उसकी तरह ही ओपल JV उनके साथ जॉइंट वेंचर कंपनी से किया गया। उसके अंदर 1.2 बिलियन और 4-5 बिलियन के किकबैक्स की ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दी गई हैं। उसके बाद कराची जो MDA के अंदर वो जो सुप्रीम कोर्ट में पहले उसका जिक्र आ चुका हुआ है, उसके जो 1100 सरकारी अराजी दी गई वो सुप्रीम कोर्ट पहले ही उसका जिक्र कर गया हुआ है। उसके अंदर सारा ये पूरा एक वेब है। इस नक्शे के अंदर जो है ना उन्होंने एक पूरे समुंदर को कूजे में बंद किया हुआ है,
और ये ओमनी ग्रुप की जो ट्रांजैक्शन दिखाई हैं कि जो ही 2008 में ये आए, कैसे ये 6 कंपनियों से 83 कंपनियां बनी गई और कैसे इनके जो है असासे 53 जो है ना 1 अरब से भी कम से लेके 53 अरब का सिंध बैंक का कैसे कर्जा लिया गया और कैसे उसकी फिर जो एक तरीकाकार बनाया गया था कि उसके अंदर पहले चीज़ों को फैलाया जाता था छोटे छोटे अकाउंट्स में, फिर उसकी लेयरिंग की जाती थी इधर उधर करा के छुपाने के लिए, और कैसे उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता। ये क्लास साहब ये क्लासिकल केस है जिसके ऊपर एक फिल्म बनी सकती है। आपने ट्रांसलेट किया हुआ है मारियो पूजो का गॉडफादर, वो फिल्म जो बनाई गई है उसके ऊपर, उसके अंदर वो जो पार्लियामेंट्री जो कांग्रेशनल कमेटी है उसके अंदर भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिस किस्म का ये सामने आता है। सवाल इसके बाद ये आ जाता है कि क्या इस हुकूमत को जवाज़ है कि इस वक्त अलाउ किया जाए कि जिसके अंदर मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं वो डायरेक्टली उनको इनक्रिमिनेट किया गया है। जब वो एज फाइनेंस मिनिस्टर थे ये सारे उसके अंदर इल गॉटन वेल्थ में बनाने में उनका डायरेक्टली हाथ था, सारी तकरीबन कैबिनेट है। सो ऐसी हुकूमत जिस पे इस तरह के खौफनाक इल्ज़ाम, और ये कोई इल्ज़ाम नहीं, ये JIT की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, उसके बाद कोई जवाज़ रह जाता है कि वो उनको वहाँ पे गवर्नर रूल ना लगाया जाए और उनको फारिग ना किया जाए, क्योंकि लोग ये कह रहे थे काउंटर आर्गूमेंट कि जी वो नवाज शरीफ साहब की भी तो JIT आई थी, वो जब तक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल नहीं किया तो उनको नहीं किया गया था। फ़र्क ये था कि उनका वो पैनामा का इल्ज़ाम 1990s का था, इनका इल्ज़ाम इस वक्त ऑन गोइंग है, ये इस वक्त मंसूबे जारी हैं, ये अभी बिल्डिंग आइकॉन जो टावर्स हैं ये बन रहे हैं और इस वक्त हुकूमत है। इन इल्ज़ामात की उसमें क्या ये रखा जा सकता है? दूसरा इस पर सवाल आ जाता है बिलावल के मुस्तकबिल का, और वो जाहिर है इसके अंदर इतना ज़्यादा एविडेंस है कि मुझे नहीं ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब अनडिक्लेयर्ड वेल्थ और बेताशा इल्ज़ामात के बाद से उनकी नाअहली रुक सकती है, या बिलावल साहब की नाअहली या और ख़ानदान के लोगों की नाअहली रुक सकती है या नहीं है। बस नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी एज वी न्यू इट, ये मुस्तकबिल ये चैप्टर इसका क्लोज हो चुका है, और बिलावल साहब का भी मेरा ख्याल है ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनके साथ ज़्यादती, वो बच्चे नहीं हैं, इज़ अ ग्रोन अप मैन, और उनको ये नहीं है कि ये ऑक्सफर्ड के बाद ये समझ ना आए और पढ़ के कि वो इस पे कोई डिफेंस दी जा सकती है कि ये छोड़ दें। एक तो वो बहस है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगी, मगर इसके अंदर जो नेक्स्चर्स हैं, जो हज़ारों लाखों जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं, वो उसमें कोई बहस नहीं है कि वो वाक़यात वो हुए हैं, वो उसके अंदर कोई है ही नहीं है आर्गूमेंट के जनाब वो सरकारी दस्तावेजात हैं। तो क्लास साहब इसकी तफसील बाकी सेगमेंट में बताएंगे, थोड़ी सी साइड पे जरा आपका व्यू इस पे अगर टाइम हो। जी बिल्कुल, हमारे पास लास्ट मिनट है, क्लास साहब की तरफ ही चलते हैं। जी क्लास साहब, आपने बड़ा तफसील से ये बात की है, मैं इसमें सिर्फ 2-4 चीजें बता दूं। जो आपने कहा ना JIT ने 3 महीने में बड़ा काम किया, नो डाउट दे हैव डन गुड जॉब। एहसान सादिक बड़ी अच्छी रेपुटेशन, ईमानदार बंदे, अच्छे अफसर हैं, उनकी टीम भी है, लेकिन कुछ अनसंग हीरोज भी हैं जिनका हमें नहीं पता, जो इस वक्त मेरा ख्याल है अगर वो प्रोग्राम देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम लोग जो थे जिन्होंने जाने रिस्क पे डाली और ये काम शुरू किया, हमारा जो कि क्रेडिट ही नहीं है, वो बाद में कुछ लोग हैं उन्होंने क्रेडिट ले लिए। 2015 में बेसिकली काम शुरू किया था शायद हयात ने, जो SIA के डायरेक्टर थे वहां पे कराची में, उनके दौर में ये चीजें शुरू हुई थी। उन्होंने वहां पे इंक्वायरी शुरू की थी और बाद में चौधरी निसार अली खां और हुकूमत ने उनको डंप कर दिया था कि आप इंक्वायरी को आप रहने दें पॉलिटिकल उसकी वजह से। अभी रिसेंटली जिसने किया वो ये आके किया एडिशनल, वो इनके DG हैं, इनके डायरेक्टर, इनके हैं जनरल जो हैं, उनका नाम है नजफ मिर्जा। बेसिकली नजफ मिर्जा जो है उन्होंने ये सारी की सारी बातें आगे लेके चले हैं और उन्होंने सारी ये आके मेन जो ये फाइलें थी, इश्यूज थे, उनको हैंडल किया। और उस वक्त कोई जरूरत नहीं कर रहा था, मुझे कुछ इनसाइड स्टोरीज का पता है कि उस वक्त किसी को जरूरत नहीं ये हो रही थी कि आसिफ जरदारी को समन जारी किए जाए, फरियाल तालपुर को समन जारी किए जाए। उस वक्त वहाँ बशीर मेमन DG SIA और ये नजफ मिर्जा जो है, इन्होंने बैठ के एक आप जैसे कि हिम्मत की, और पर्टिकुलरली मेरा क्रेडिट जाता है शायद हयात को जाता है। इनिशियली 2015 के बाद उन्होंने जुर्रत की थी शायद हयात ने, उसके बाद नजफ ये मिर्जे ने की थी कि उस वक्त मुझे खुद पता है कि SIA के अफसरान जो है वो जरदारी को नोटिस करने से डरते थे, बुलाने से डरते थे। सबको ये खौफ होता था कि हमने बुला लिया तो कल को हमारे साथ रिवेंज हमसे लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा। सो जब हम ये बात कर रहे हैं कि मौजूदा JIT ने बड़ा अच्छा काम किया, नो डाउट,
लेकिन ये 35 बिलियन रुपीस की जो फाइंडिंग है, जो हम अपने प्रोग्राम में हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। अगले सेगमेंट में छोटा सा सेगमेंट दिखाएंगे। हमने जून में 7-8 माह पहले हमने स्टोरी ब्रेक की थी अपने ही प्रोग्राम में, और जिसमें हमने बताया था कि 35 बिलियन रुपीस की ट्रांजेक्शन हुई हैं और 29 बैंक अकाउंट जो है जैली वो यूज किए गए हैं। तो बेसिक मैं समझता हूँ जो अनसंग हीरोज हैं वो शायद हजाज से लेके आपके यहाँ पर ये नजफ, ये मिर्जा जो हैं, ये इनके क्रेडिट हैं, क्योंकि जो आपका स्टार्ट होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। हमें यहाँ तो चले सुप्रीम कोर्ट इनकी बैक पे बैठी थी एहसान खाते की, इसमें आपको दीगर इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी थे, कवर भी था, प्रोटेक्शन भी थी। ये लोग उस वक्त काम कर रहे थे, शायद हयात हूँ या नजफ मिर्जा जो हूँ, जब बिल्कुल आप अब जरा पीछे जाए ना, जरा 7-8 महीने साल पीछे जाएं, किसमें जरूरत थी कि वो उनको फरियाल तारपुल को समन कर सके। मैं इतना तक जानता हूँ कि समन जो है वो डिलीवर करने को कोई तैयार नहीं था कि जनाब हम जाएंगे तो हमें आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। और ये करेक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी है कि उन्होंने बाद में इसको ओनरशिप दी, उन्होंने इस जेटी को पीछे वो उस पर खड़े हुए, चीफ जस्टिस खड़े हुए, बाकी वहां पे जो इदारे थे खड़े हुए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा उन लोगों को दाद देनी पड़ती है जिन्होंने स्टार्ट में इस पे हाथ डाला। उनको एक वहां पे सोर्स रिपोर्ट मिली, उनको पता चला कि मनी एक्सचेंज का कोई बंदा पकड़ा गया, उसने इनको थोड़े से राज बताए। तो एफआईए का इसमें ऑफ कोर्स अच्छा रोल है, लेकिन एफआईए के कुछ बैड साइड भी हैं, कुछ कंप्रोमाइजेस भी हैं, वो फिर हम कभी बात चलिए वो एक ब्रेक से वापस आके इसमें मजीद डिटेल से हम क्लास बात कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, जिस जीआईटी रिपोर्ट से मुताल्लिक बात हो रही है, इसके जो इंकिशाफात हुए हैं उसमें अब बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्या वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और इस जीआईटी की जो रिपोर्ट है इसमें आरिफ हबीब नामी शख्स के मुताल्लिक में बड़ी गूंज सुनाई दी गई है। आरिफ हबीब है कौन और किन किन चीजों में मुलविस है, इससे मुताल्लिक डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस जेआईटी रिपोर्ट से मुताल्लिक बात हो रही है, तो देखने वालों की याद दहानी के लिए वो क्लिप भी अपने ही शो का हम आपको दिखाएंगे, जो कि 9 जून 2016 का, आज से 2 साल पहले का वो क्लिप है, जिसमें बताया गया था हमारे शो में कि अयान अली की जिस अकाउंट से टिकटिंग होती रही है उसी अकाउंट से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी टिकटिंग की जाती रही है। इसके साथ साथ हमारे शो में 7 माह पहले 28 जून 2018 की ये तारीख है, जिसमें डिटेल से बताया गया था कि 35 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, जो स्टोरी ब्रेक की गई थी, उसी से मुताल्लिक अब वैसे ही तमाम तर डिटेल्स इस जेआईटी रिपोर्ट में भी पेश की गई हैं। ये पहले क्लिप आपकी याद दहानी के लिए दिखाते हैं, फिर आके वापस इस पे बात करेंगे। तो और अगर मैं ये कहूँ तो ज्यादा बड़ी बात ना हो जाए कि ये पिछले दिनों जो रोला हमने डाला हुआ था अयान अली का, तो पता ये अगर चल जाए कि जहां से बिलावल भुट्टो साहब को टिकटें जारी होती थी वहीं से अयान अली को टिकटें भी जारी होती थी। ये लंबी कहानी है, सही लंबी स्टोरी है, फिर किसी वक्त के लिए उठा के रखते हैं। एफआईए जो है 2015 से एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इन्हें ये पता चला था कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो फ्रंट मैन है अनवर मजीद जो हैं, वो किसी एक बैंक के जरिए उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का और बेनामी अकाउंट्स बनवा के वो जो ये कैश है, पैसा है, मुख्तलिफ पार्टी से जो इकट्ठा किया जाता था, जिसमें बैरिया टाउन भी शामिल है जहाँ पे जैन मलिक का भी रोल आएगा, वहाँ से जो पैसा आ रहा था वो किसी एक बैंक के उन्होंने अकाउंट में रखे हुए थे, उसके जरिए फर्दर आगे पार्टीज को जा रहे थे वहाँ पे। ये 2015 की इंक्वायरी रिपोर्ट चल रही है कि अनवर मजीद को यहाँ पे 8 जून को आमिर साहब एक उनको नोटिस भेजा गया है कि आप हमारे पास यहाँ पेश हूँ एफआईए के पास, और उन पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि आमिर साहब 2, 4, 6, 8, 10 ट्रांजैक्शन के उन पे इल्ज़ामात लगाए कि 10 और 5 कोई 15 ट्रांजैक्शंस हैं जो उन्होंने की हैं इन बैंक अकाउंट्स के जरिए, जिनके बारे में सस्पेक्टेड ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन लोगों ने जो मतलब बेनामी इन्होंने झूठे फेक अकाउंट्स खुलवाए हैं। बाज़ लोग जिनके नाम पे अकाउंट्स खुलवाए गए थे उन्होंने आके ये एफआईए को तस्दीक किया, जनाब हमें पता ही नहीं है, ना हम ये अकाउंट खोले, ना सिग्नेचर मिलते हैं, ना चीज़ें मिलती हैं। एक तारक सुल्तान साहब है, उनके नाम पे अकाउंट खोले गए हैं, और इसमें जो मज़े की चीज़ है, पैसे जो लिए गए हैं आमिर साहब वो कैश में डिपॉजिट भी होते रहे। जैन मलिक साहब जो हैं, जिनके दमाद हैं रियाज मलिक साहब के, बैरिया टाउन ने भी बहुत सारे पैसे जो हैं यहाँ पे जमा करवाए हैं इन अकाउंट्स में, जो बेनामी इनके अकाउंट्स हैं। और इन अकाउंट से जो पैसा जाता रहा आमिर साहब, वो जो अंसारी शुगर मिल को जाता रहा है सर,
अगर ज़्यादा उनको गया है, यहाँ पे आपके चैम्बर शुगर मिल को गया है, चैम्बर को बहुत सारे गए हैं, ओमनी ग्रुप जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसको जो ओन करते हैं, उसके लिए एफआई ने बड़ा उनको तस्दीक के साथ चीज़ें ये बताई हैं। उसमें डिटेल है सारी, जो नोटिस जारी किया गया है कि हजूर आप तशरीफ़ लाएँ, आप हमें बताएं कि आपने ये सारे बैंक अकाउंट्स आके कैसे खोले थे। कि सिंध हुकूमत ने जो ज़मीन फ़रोख्त की है ना सर, दी है आगे, उससे जो रिश्वत मिली है वो इन अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाई गई है और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ये मुबैना तौर पर जैली अकाउंट से ओमनी ग्रुप इनको चला रहा था। और जैली अकाउंट्स में बहरिया टाउन और अनवर मजीद की जानिब से भी बहुत सारा पैसा जो है जमा भी हुआ है और वहां से निकाला भी किया है। और तारिक सुल्तान जो है A1 इंटरनेशनल के, उनके अकाउंट्स हैं, उन पे पैसा इन्होंने किया है तकरीबन 4.5 बिलियन रुपीस जो है तारिक सुल्तान के नाम पे इन्होंने ट्रांसफर किया है, मुंतकिल किया। तारिक सुल्तान कहता है जैली काम है मेरा, ये नहीं है। ये क्लिप आमिर साहब दिखाया, यकीनन ये क्रेडिट हमारे प्रोग्राम मुकाबिल के हिस्से में आता है कि 7 माह पहले ही हम लोगों ने ये तमाम तर स्टोरी जो थी इसके अंदर ब्रेक कर दिया था। इसके अलावा भी बिट्स एंड पीसेस में हम बहुत सारे इस जो ये अभी रिपोर्ट में JIT की चीज़ें आई हैं, इसके काफ़ी सारे मंदरजात जो थे वो हम बिट्स एंड पीसेस में नाजरीन तक पहुँचाते रहे हैं। हमने जो ये आइकॉन टावर है और जिस तरीके से उस लैंड को कमर्शलाइज़ किया है, इसका भी जिक्र करते रहे हैं। हम कराची बहरिया का मलिक रियाज के मतलब बात करते हुए लोगों के जो है वो पर जलते हैं, मगर हम कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं। और आज और कल में भी जब से ये रिपोर्ट आ रही है, ये बड़ी सिलेक्टिवली दिखाई जा रही है। ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर गए हैं और ये जो नक्शा है ये बड़े कम TV चैनल्स ने दिखाया है, जो कि एक मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अपने व्यूअर्स के साथ और जनरल पब्लिक के साथ बड़ी ज़्यादती है कि सुप्रीम कोर्ट में वो पेश होने के बावजूद नहीं दिखाया जा रहा। इसकी जो डिटेल्स हैं, ये जो मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें तो मुकदमात चलते रहेंगे और हमारे यहाँ क्योंकि ये साल चल जाते हैं, मतलब ये सवाल ये आता है कि इसके अंदर जो हज़ारों रिपीट कर रहा हूँ मैं कि सरकारी अफसरान जो हैं और जो बैंकर और ठेकेदार और FBR के ऑफिशियल और इनकम टैक्स के लोग जो कि इसके अंदर डायरेक्टली मुलव्विस हैं इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि जिस तरीके से ये हो रहा है, ये हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम को उसकी कोई इंटेग्रिटी नहीं रह गई है। किस तरीके से वो बगैर शनाख्ती कार्ड के, शनाख्त के, फलूदे वाले के, चाट वाले के, रिक्शे वाले के अकाउंट्स में अरबों 30 से 40 अरब रुपया उन फेक अकाउंट्स में, 32 बैंक अकाउंट्स में आया, और कैसे उस पर नेशनल बैंक से लेके तो ये सरकारी बैंक सिंध बैंक, किस तरह ये प्रोविंशियल बैंक यूज़ होते हैं, किस तरह FBR और स्टेट बैंक उस पर खामोश रहा। तो ये हज़ारों अफराद को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोकता। और ये मेरा ख्याल है ये डिटरेंस सबसे बड़ा होगा कि ये मुकदमात तो बाद में चलते रहेंगे, मगर जिनका बिल्कुल सबूत आ चुका है कि उनके ये लैप्सेस हुए हुए हैं, जिनकी क्राइमेंस हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए ताकि लोगों का सिस्टम पे, मुल्क पे, रियासत पे, सरकार पे एतबार, थोड़ा सा एतबार बेहाल हो। क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद किसी किस्म का कोई एतबार नहीं रह जाता कि ये वो लोग जो कि हमारी ख़जाने के अमीन हैं या जिनके पास पूंजियाँ हैं, वो खुद ही इसका जितना मिसयूज़ किए हुए हैं, बिल्कुल उसके बाद कोई किसी किस्म की इंटेग्रिटी नहीं रह गई भी है। मैं सिर्फ बता दूं कि जिस तरीके से ये 32 फेक अकाउंट्स खोले गए, जाली फेक अकाउंट जाली तरीके से बनाए गए, उसमें क्या क्या पैसे किस किस तरीके से किए हुए हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल किकबैक्स, जो रिश्वत का पैसा स्टेट लैंड लेके बहरिया कराची को जिस तरीके से किया गया, इसकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ चुकी हैं MDA के हवाले से कि 11,000 के करीब वो लैंड है। उसके बाद फिर प्राइवेट लैंड लोगों से जो लेके कब्ज़ों के ज़रिए दिलवाया गया उनको, उसकी किकबैक्स, उसकी रिश्वत। उसके बाद बाग इब्ने कासिम का लैंड लेके वो भी बहरिया आइकन ट्विन टावर्स जो बना रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन, फिर इसमें से बिल्डर्स से पैसे लिए जाते थे। फिर उसके बाद इसके अंदर तफसीला जो सबसे लिए का सब आपके लिए और मेरे लिए कि हम बात करते रहते हैं कि जनाब सब्सिडीज़, शुगर केन को जो गन्ने की सब्सिडी है उसमें कट, ट्रैक्टरों के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी उसमें से कट, उसके बाद कैप्टिव पावर प्लांट जो लिए जाते थे उसमें से कट, उसके बाद तमाम सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो सब्सिडी दी जाती थी हर चीज़ में से रिश्वत का कट लिया जाता था, किकबैक्स वो इन अकाउंट में जाती थी। और लास्ट में मैं बता दूं कि जो खर्च होती थी बिजली के, गैस के बिल, घर में खाना मंगवाया जाता है उसके ऊपर जो है एयर टिकटें, उसके बाद जनाब ये जिस किस्म की शर्मनाक किस्म के जहाज़ों पे, वकीलों पे,
तोशा खाने से चीज़ें खरीदी गई, ठीक। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों से लेके घर के लोटे, बर्तन, बकरे, कोई चीज़ रह नहीं गई है जिसपे इन अकाउंट से पैसा नहीं खर्चा आता। कि इसके अंदर पैटिनेस जो नज़र आती है कि बड़े बड़े अरबों खरबों के साथ साथ 2-2 आने 4-4 आने के लिए भी ये पैसे किस ठीक तरीके है। से इस्तेमाल हुए, ये आइंदा आने वाले और महीनों में मेरा ख्याल ये ठीक हमारे है। प्रोग्राम तो और चलते ही आइंदा रहेंगे। आने वाले कई शोज में इससे मुतालिक तहलका खेज इंकिशाफात, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।